गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSC अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और 2023 के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितनी अच्छी तैयारी रहेगी पूरे एक साल की इस जर्नी में, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट अपना देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो आप UPSC का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जो भी दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उनसे रिलेटेड जो भी सेगमेंट हैं उनको अच्छे से पढ़िए। पूरे एक साल अच्छे से तैयारी करिए। अगर पूरे एक साल तक कंटिन्यू आप अगर 6 से 7 घंटे का भी डेली टाइम देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर, जो कि आप बोर्ड पर ऑलरेडी देख रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। देखिए, एक मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये सारी चीज़ें जो आपको लिखी लिखाई दिखती हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लिखती हूँ कि देखिए, एक तो वाइट बोर्ड पे अगर हर चीज़ मैं पढ़ाते टाइम लिखूँगी तो ये क्लासेस बहुत लंबी जाएंगी। ठीक है, और आप सभी का टाइम जो है वो कीमती है, साथ ही साथ हमारा भी टाइम कीमती है। टाइम को कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा बचाना हमारा दायित्व है। इन चीज़ों को मैं पॉइंट वाइज लिखती हूँ, इनको मैं एलेबरेट आपके सामने करती हूँ, अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से आपको देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखा है कि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आपको अपने नोट्स को कैसे बनाना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि पूरा बेरोजगारी आपने पढ़ा, ठीक है, आप बुक से बेरोजगारी पढ़ते हैं या फिर मेरे लेक्चर से या किसी और के लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अगर सेल्फ नोट्स बनाना हो, अपना नोट्स अगर बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, एक G4 शीट लेंगे। उसको आप इस तरीके से नहीं, मतलब एक सीट इस तरीके का होता है, तो इस तरीके से नहीं, इसको आप उलट दीजिए, इस तरीके पर लेके आइए और यहाँ पर आप ये हेडिंग डालिए, बेरोजगारी या गरीबी इन इंडिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप जिस प्रकार से मैंने पूरे गरीबी के सेक्शन को मेंशन किया हुआ है उस प्रकार से आप क्या करते जाइए, मेंशन करते जाइए। एक ही पेज पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक तो आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है कि आपको अपने नोट्स को कैसे बनाना है। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से मैंने बोर्ड पर हर चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ऐसे ही अगर आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर एक टॉपिक जो होगी इकोनॉमी की 1 से 2 पेज में आराम से वो आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा भारी नोट्स नहीं होगा। जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप ऐसे पॉइंट वाइज में उनको रिवाइज कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपनी भी नोट्स बनाइए। मैंने एक आइडिया दिया है आपको इसके माध्यम से कि आपको अपना नोट्स कैसे बनाना है। एक एक चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इन चीज़ों को इलेबरेट करके लाइन टू लाइन लिखने लगूँगी तो पता नहीं कितने बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ये आपकी सुविधा, मेरी सुविधा, सभी के लिए ये आवश्यक है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो आज का हमारा क्लास, जैसा कि आप देख रहे होंगे, भारत में गरीबी से रिलेटेड है। ठीक है, गरीबी यानी पॉवर्टी इन इंडिया। अब पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बेरोजगारी। आई थिंक मैंने बेरोजगारी एक बार बोला है, तो आप लोग उसको भूल जाइए, ये गरीबी का चैप्टर है। बेरोजगारी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जब मैंने आप लोग को बेरोजगारी पढ़ाया था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। दोनों पार्ट को अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंडियन इकॉनमी का जो भी सेक्शन है उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे इस क्लास में, तो गरीबी और बेरोजगारी जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। इनका जो रिलेशन ऐसा है कि आप बता नहीं सकते कि गरीबी के वजह से बेरोजगारी है कि बेरोजगारी के वजह से गरीबी है। ये इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। एक कहते हैं ना कि 2 जिस्म 1 जान, ऐसा टाइप का होता है ना। तो होता है कि आप बता नहीं पाएंगे कि गरीबी की वजह से बेरोजगारी है कि बेरोजगारी की वजह से गरीबी है। ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे ये मुश्किल है ना कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, वैसे ये भी मुश्किल है कि बेरोजगारी से गरीबी है कि गरीबी से बेरोजगारी है। ये दोनों क्या है, थोड़े मुश्किल है समझना और एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपको बेरोजगारी के ऊपर कोई भी आंसर लिखना है तो आप गरीबी को भी ध्यान में रखे रहिए। इसके एग्जाम्पल्स इसके साथ कोरिलेट करके आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आप गरीबी से रिलेटेड कोई चीज़ लिख रहे हैं तो बेरोजगारी तो उसमें आएगी ही। जैसे अभी इसमें हम
हर चीज़ का नाम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रछन्न बेरोजगारी लिखा है, ऐसे ही आपको इधर मिलेंगी शिक्षित बेरोजगारी लिखी हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको मैंने बेरोजगारी में पढ़ाया है वो आपको गरीबी में देखने को मिलेगी। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं, अगर हम कुछ आंकड़े लगाएं तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है समाज में गरीबी के क्षेत्र में। ठीक है, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी जिम्मेदार होता है गरीबी को लेकर के। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गरीबी होती क्या है, इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके इंट्रो में मैंने लिखा है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। इसको आप समझिए, अगर आपके पास अपने जीवन की न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने की योग्यता न हो, यानी आप अपने बेसिक जो आपकी नीड हैं उनको भी अगर फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप क्या हैं, गरीब हैं। आप गरीब की श्रेणी में आते हैं, पुअर की कैटेगरी में आते हैं, पॉवर्टी के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार, अगर आप या आप अपने परिवार का या तो स्वयं या अपने परिवार का बेसिक से बेसिक नीड भी अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं की भी अगर आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब आप गरीबी की श्रेणी में आते हैं, पॉवर्टी के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, गरीबी का परिभाषा आप इसको कह सकते हैं, एक इंट्रो होता है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग यानी कि आवश्यक कंज्यूमिंग जो वस्तुएं होती हैं उनका अगर आप उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप अयोग्य हैं, तो आप क्या हैं, गरीब हैं। ठीक है, अब गरीबी को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब वो टाइप क्या क्या हैं इनको हम देखें तो एक तो हम पढ़ते हैं सापेक्ष गरीबी और एक पढ़ते हैं निरपेक्ष गरीबी। आपने जब भी कभी गरीबी पढ़ा होगा, कभी भी सदियों पहले भी पढ़ा होगा, तो दो टाइप सापेक्ष निरपेक्ष वाले ज़रूर पढ़ते होंगे। ठीक है, गरीबी के साथ ये दो टाइप उधार में आते हैं, मतलब आते ही हैं क्योंकि ये इनसे संबंधित है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। नाम सुन के तो बड़ा लगता है कि सापेक्ष क्या है, निरपेक्ष क्या है, बड़ा अजीब सा टर्म लगता है ना, लेकिन है कुछ नहीं। सापेक्ष गरीबी का मतलब है आय के स्तर पर गरीबी। ठीक है, सापेक्ष गरीबी कहता है कि अगर आप इनकम के स्तर पर गरीब हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका परिवार है 4 लोगों का और आपको अपने फैमिली की जो बेसिक नीड हैं, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, न्यूनतम ज़रूरत, मैं 100 और इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जो न्यूनतम आवश्यकता होती है कि रोटी कपड़ा मकान वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, न्यूनतम जो आवश्यकता है अगर आप अपने फैमिली की पूरी नहीं कर पा रहे हैं या अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं इनकम के स्तर पर, सपोज़ आप 4 लोगों का परिवार है, आपको अपने घर की न्यूनतम ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 10,000, या मान लीजिए आपको अपने घर की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए 20,000 रुपये क्या चाहिए, पर मंथ चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली की ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके पास इनकम कितने आ रहे हैं, आपके पास इनकम आ रहे हैं कितना, मान लीजिए 10,000 आ रहे हैं और आपको चाहिए कितना, 20,000, ताकि आप अपने घर का सही से क्या कर सकें, अच्छे से संचालन कर सकें, सारी चीज़ें कर सकें। तो इनकम के बेस पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगी कि अगर आपके स्तर, मतलब अगर आपका इनकम कम है, आय का स्तर आपका लो है, नीचे है, कम है, तो मतलब आप सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें निरपेक्ष गरीबी की, तो ये बुनियादी ढांचे के स्तर पर निर्भर करता है। बुनियादी ढांचे का क्या मतलब है, एक तो गरीबी होती है जो इनकम के स्तर पर होती है और एक गरीबी होती है मल्टी डायमेंशनल, बेसिक जो नीड होती हैं उनके ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास क्या हो, भोजन अच्छा न मिले, आपके पास भोजन का अभाव हो, आप 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको अच्छा पीने का पानी न मिल रहा हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना पेट तो भर ले रहे हैं, सब चीज़ तो कर ले रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आपके पास इतना नहीं है, आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपके पास इतना नहीं कि कल को अगर आपके घर में कोई बीमार पड़े तो आप उसका इलाज करा सकें।
आप स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, सुरक्षित पेयजल, इन सब चीज़ों का क्या कर रहे हैं, आप अगर उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इन चीज़ों का अभाव है, तो आप निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनमें से ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें, कोई एक भी चीज़ हो तो आप निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। आपके पास सब चीज़ें हों लेकिन अगर आपके पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं मौजूद है तो आप निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। सब चीज़ें होने के बाद भी अगर आपके पास स्वास्थ्य की सही, अपने घर के परिवार के लोगों की स्वास्थ्य का आप देख रेख कर सके, इतनी आपके पास नहीं कैपेबिलिटी है, तो आप निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। यानी बुनियादी ढांचे की जो चीज़ें हैं उनके अंतर्गत जो भी आएगा वो निरपेक्ष गरीबी के अंदर रहेगा, और इनकम के स्तर पर जो कम रहेगा वो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी। अब इसी में हम बात करते हैं गरीबी रेखा की। ठीक है, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं कि क्या होती है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन, इसकी हम बात करते हैं कि क्या होती है। एक मिनट में इसको मैं हटा देती हूँ ताकि हम अच्छे से समझें इसको। किसकी हम बात करेंगे, पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे, गरीबी रेखा की। ठीक है, तो ये क्या होता है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या होती है कि ऐसी प्रति व्यक्ति न्यूनतम मासिक आय जो कि क्या करती है, आपके न्यूनतम जरूरतों को संतुष्ट करती हो। ठीक है, गरीबी रेखा ये होती है कि आपके पास पर मंथ इतना न्यूनतम अमाउंट आ जाए ताकि आप अपने बेसिक से बेसिक ज़रूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सकें। अगर आपके पास इतना है तो वो क्या कहलाता है, गरीबी रेखा का मानक होता है। यानी कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम मासिक आय जिससे वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर ले, अगर वो इतना इनकम करता है तो वो लाइन जो होता है वो गरीबी रेखा का लाइन कहलाता है, पॉवर्टी लाइन कहलाता है। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सपोज क्या है कि अगर एक व्यक्ति या परिवार के लिए 15,000 रुपये क्या है न्यूनतम, उसका एक इतना ये इनकम है 15,000 रुपये कि इससे वो अपने न्यूनतम ज़रूरतों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो ये क्या रहेगा कि 15,000 रुपये क्या कहलाएगी, उसकी पॉवर्टी लाइन कहलाएगी, गरीबी रेखा की वो मानक राशि कहलाएगी कि आपको अपने परिवार को पालने के लिए 15,000 रुपये चाहिए और आप 15,000 रुपये कमा भी रहे हैं, तो मतलब आप क्या हैं, आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं, गरीबी रेखा के बराबर चल रहे हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप गरीब के श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। अगर हम समाज के स्तर और अर्थव्यवस्था के अंतर में समझें तो सरकार के हिसाब से गरीबी की एक मानक परिभाषा है और कौन गरीब की श्रेणी में आता है कौन नहीं आता है इसका उनके पास एक मानक स्वरूप है जो उन्होंने बनाया है कि इतने के अंतर्गत जो रहेगा वो गरीब नहीं माना जाएगा, जो इससे नीचे रहेगा वो गरीब होगा, जो उससे ऊपर रहेगा वो गरीब नहीं रहेगा। मान लीजिए सरकार ने 15,000 रुपये ये तय किया है कि जो व्यक्ति 15,000 रुपये पर मंथ कमाता है वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी पॉवर्टी लाइन क्या हो गई, 15,000 हो गई। अब होता क्या है कि गरीबी रेखा निर्धारित कर दी गई सरकार की तरफ से 15,000 रुपये, ठीक है, पॉवर्टी लाइन निर्धारित कर दी गई 15,000 रुपये कि जो व्यक्ति 15,000 रुपये पर मंथ कमाता है, कम से कम 15,000 रुपये अगर पर मंथ कमाता है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अब होगा क्या कि जो इस 15,000 से कम रहेगा, जो 14,000 या इससे बिलो रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम बोलते हैं बीपीएल। बीपीएल का नाम आपने सुना होगा, बीपीएल कार्ड बनते हैं, ये सारी चीज़ें कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहता है, यानी अगर गरीबी रेखा का मानक 15,000 रुपये पर मंथ तय किया गया है और अगर आप 15,000 रुपये के नीचे के इनकम वाले की कैटेगरी में आते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो आप गरीबी रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल की श्रेणी में आएंगे। लेकिन अगर आप 15,000 ही कमाते हैं तो आप सामान्य स्थिति में हैं,
तब भी आप क्या हैं, गरीब नहीं हैं। और यदि आप 15,000 से ज़्यादा मतलब 16,000 प्लस कमा रहे हैं तब आप क्या कहलाएंगे, एबव पॉवर्टी लाइन, APL। तब आप APL की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, एबव पॉवर्टी लाइन APL की श्रेणी में आएंगे। और जब आप 15,000 से नीचे रहेंगे तो आप BPL की श्रेणी में आएंगे। और अगर आप 15,000 से ऊपर रहेंगे तो आप एबव पॉवर्टी लाइन APL की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो मेथड है गरीबी को ज्ञात करने का, ये जो मेथड है ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं हेड काउंट मेथड, ठीक है, हेड काउंट मेथड कहते हैं। गरीबी को ज्ञात करने की ये जो विधि है इसको हम कहते हैं हेड काउंट मेथड, ठीक है, हेड काउंट विधि या मेथड जो भी आप कहिए इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो आप BPL की श्रेणी में आएंगे, अगर उसके ऊपर है तो आप APL की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। ये मेथड कहलाता है हेड काउंट मेथड, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से हमने गरीबी क्या होती है उसको जाना, गरीबी के सापेक्ष और निरपेक्ष प्रकार क्या हैं इसको देखा, और गरीबी रेखा क्या है, किस प्रकार से डिफाइन होती है, इन चीज़ों को हमने समझा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम ग्रामीण के अदर टाइप में। जैसे हमने बेरोजगारी में पढ़ा था, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, तो यहाँ पर भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या होता है ग्रामीण बेरोजगारी और गांव के स्तर पर बेरोजगारी का क्या रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले तो रोजगार व स्वरोजगार का अभाव। गांव में क्या होता है, गांव की अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंडेंट होती हैं, खेती में डिपेंडेंट होती हैं। और उस खेती में भी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या होती है। बेरोजगारी का क्लास आपने देखा था तो आप समझेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है कि जब आपको लगे कि कृषि के क्षेत्र में काम तो सब कर रहे हैं, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में इतने लोग संलग्न हैं जो कि देखने में तो लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उस वहाँ पर होने या ना होने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। एग्जाम्पल अगर हम दिखाएं आपको तो मान लीजिए कि कोई एक भूमि है, उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये भूमि इतनी मात्रा में है कि अगर 4 लोग इसमें काम करते हैं तो वो पर्याप्त है। यानी कि इस भूमि में जो लोगों की आवश्यकता है तो वो 4 ही लोगों की आवश्यकता है, 4 लोग आराम से यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ये 2 क्या हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग हैं, तो ये 2 जो एक्स्ट्रा हैं वही क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत हैं। इनके होने ना होने से उस भूमि की उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के सेक्शन में भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो स्वरोजगार का भी अभाव होता है, गाँव के लोगों में उतना उत्साह नहीं होता, उतना मनोबल नहीं होता कि वह स्वरोजगार में मतलब कोई स्टार्टअप कर सके, नया कुछ भी कर सके, ये चीज़ें नहीं। बहुत ज़्यादा होगा तो कोई दुकान, ये सारी चीज़ें, या फिर जो भी उनका व्यवसाय कारोबार ये होगा, या तो फिर खेती होगी। तो रोजगार और स्वरोजगार का इतना अभाव होता है कि व्यापक स्तर पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। मौसमी बेरोजगारी मैंने आपको बताया था कि जब किसी फिक्स पर्टिकुलर मौसम में ही आपको काम मिले, उसके बाद आपके पास कोई काम ना हो बाकी शेष महीनों में, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार का और स्वरोजगार का क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट, सामूहिक परिवार प्रणाली। अब क्या होता है कि ज़्यादातर आप देखेंगे तो सामूहिक परिवार जो है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, सामूहिक परिवार होना भी चाहिए, लेकिन गांव स्तर पर ये ज़्यादा मिलता है। दादा परदादा, दादी परदादी, ये जो चीज़ें आपको गांव में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, शहरों में ये कम होते हैं। शहरों में लोग बट जाते हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है, सामूहिक परिवार का प्रचलन रहता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में 8 व्यक्ति हैं, सामूहिक परिवार आपका है और आपके घर में 8 व्यक्ति हैं, लेकिन कमाने वाला केवल 1 हो, ठीक है। अक्सर यही होता है कि परिवार में 8 व्यक्ति हैं, कमाने वाला 1 हो। दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो काम कर नहीं सकते, या माता पिता हमारे बूढ़े हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते हैं। माता पिता बूढ़े हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, अब बचे हम पति पत्नी, पत्नी को हम बाहर भेजेंगे नहीं, बचे अकेले हम ही काम करेंगे। तो 8 लोग हैं और काम कोई 1 करे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर संख्या ज़्यादा हो और कमाने वाला 1 हो तो क्या वो सही से इन सभी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, किसी न किसी चीज़ की कमी रही जाएगी।
गांव में अगर कोई काम कर रहा है, एक मध्य वर्ग की हम बात कर रहे हैं, उच्च वर्ग की बात नहीं कर रहे, मध्यम परिवार की हम बात कर रहे हैं। गांव में 8 लोगों के परिवार में अगर व्यक्ति केवल एक हो कमाने वाला, तो उसका एक, अगर वो 20,000 कमाता है तो उसका ये 20,000 रुपये इन 8 में डिवाइड होगा। किसी की स्वास्थ्य की, जैसे माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चे हैं उनकी शिक्षा, परिवार में बीवी हैं, आप हैं तो और भी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, परिवार के खर्चा, घर का खर्चा, राशन पानी, ये सारी चीज़ें अगर आप लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आपको बहुत बाधाएं आएंगी आपके परिवार की ज़रूरतों को फुलफ़िल करने में। लेकिन यही अगर आप केवल पति पत्नी होते, सिर्फ 2 सदस्य होते, तो इससे क्या होता कि उसी 20,000 रुपये से आप बहुत अच्छा जीवन जी लेते, आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा होता। लेकिन चूंकि 8 लोग हैं तो कमाने वाला केवल एक है, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं गरीबी, किसी निरपेक्ष गरीबी की स्थिति यहाँ पर उभर के आती है। सापेक्ष भी आएगी कि आपका इनकम कम है, और दूसरा तो निरपेक्ष आएगी कि आप अपनी बुनियादी ढांचों को भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक ये आता है रीज़न ग्रामीण गरीबी के कारणों में। और अगर हम देखिए कौन कौन शामिल होता है, जैसे हमने कहा कि हम उच्च वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं, भूमिहीन श्रमिकों की, कृषि श्रमिकों की, छोटे किसानों की, काश्तकारों की और दैनिक मजदूरों की, इनकी हम बात कर रहे हैं। गाँवों में जो इस स्तर के व्यक्ति होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। गांव में भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है इस स्तर के लोगों की, जिनका स्तर क्या है, निम्न है ऑलरेडी, और उसके बावजूद उनके यहाँ पर परिवार बहुत बड़ा है और सामूहिक परिवार का प्रचलन है, प्लस प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी की स्थिति आ रही है। आय सर्जन के सीमित सोर्सेज हैं, या तो आप खेती करिए या तो दुकानदारी करिए, यही कर सकते हैं, बाकी और चीज़ें आपके पास है नहीं। और क्या कर सकते हैं, या तो ये खेती करें या मजदूरी करें या तो कोई दुकान कारोबार डालें, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है काम को करने के लिए गांव में। तो इस वजह से क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी उभर करके आती है। गांव के क्षेत्र में क्या आती है, गरीबी आती है, गरीबी आती है। ठीक है, ये सारे रीजन जो है वो गाँव में गरीबी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसीलिए गाँव में सभी का स्तर एक समान नहीं होता है। जो उच्च वर्ग के हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे, उनकी बात अगर हम छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो जीवन स्तर है किसी न किसी वजह से पिछड़ा रहता है। कहीं शिक्षा, कहीं स्वास्थ्य, कहीं आय, किसी न किसी गरीबी के अंतर्गत वो आते ही हैं। अब हम आते हैं शहरी गरीबी की ओर। शहरी गरीबी की अगर हम बात करें तो गांव में तो हमने देख लिया कि क्या है रीज़न। अब हम देखेंगे शहरों में क्या रीज़न है। ठीक है, शहरों में क्या रीज़न है, हम अब इसको समझेंगे। ओके, शहरों में क्या रीज़न है इसको हम समझें। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन अधिक है। अब चूंकि हमने कहा कि गांव में स्कोप नहीं है और ऑलरेडी लोग जूझ रहे हैं गरीबी से, क्या करें क्या ना करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। खेती है, खेती नहीं भी है, किसी के पास अच्छे रोजगार नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई कारोबार शुरू कर सकें, मजदूरी से उनके घर की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। ऐसे में क्या होता है, वो शहरों की ओर क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं, पलायन करते हैं, गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन क्या है, वो बढ़ता जाता है शहरों में। जैसे आप मुंबई जैसे महानगर, दिल्ली जैसे नगरों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए उनकी जनसंख्या से अगर आप देखें तो जो प्रवासी हैं, यूपी बिहार के गए लोग बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं मुंबई दिल्ली में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो दिल्ली में आप बिहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखेंगे, गुजरात और मुंबई में आप यूपी के वालों की संख्या ज़्यादा देखेंगे। तो क्यों वहाँ पर वो गए हैं, नौकरी करने गए हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर काम के स्कोप हैं, कुछ भी करके वो अपनी आजीविका चला लेंगे, अपने गांव भी पैसे भेज देते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। आजीविका के लिए वो क्या करते हैं, गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन करते हैं शहरों की ओर। और ऐसे में होता क्या है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस शहर में बसने लगते हैं तो उस शहर की जो इकॉनमी है वो भी डगमगा जाती है। ठीक है, उस शहर की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति भी डगमगा जाती हैं। ऐसे अगर आप अपने यहाँ से त्रस्त होकर के यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अनियमित मजदूर की तरह, जो भी अगर आप इस वर्ग के हैं और यहाँ पर आप आए हैं तो आपकी भी जो जीवन शैली है वो शहर में जाकर के कोई अच्छी तो हो नहीं जाएगी। स्लम्स एरिया बढ़ने लगते हैं शहरों में, झोपड़पट्टी जिसको हम कहते हैं, स्लम एरिया बढ़ने लगते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि इनके पास इतने हैं नहीं कि ये कोई मकान लेके रहें।
इतने, क्योंकि और रेंट भी देने की, बहुत लोग रेंट देने के भी उसमें नहीं होते हैं, तो क्या होता है झोपड़पट्टी में रहते हैं और उसके साथ ही साथ फुटपाथ पर रहते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि इन सब जगहों पर लोगों की आबादी बढ़ने लगती है, स्लम्स एरिया बढ़ने लगते हैं और शहरों में भी गरीबी है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव के लोग जो शहर गए हैं वही गरीब हैं, शहर के लोग भी बहुत होते हैं जो गरीबी के स्थिति से जूझ रहे होते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो और भी ज़्यादा वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके जाने से कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ते हैं, रोज़गार भी बढ़ जाते हैं, सोसाइटी बढ़ जाती है, इस वजह से वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एक तो ये रीज़न हो गया, प्लस औद्योगिक व सेवा क्षेत्र में रोज़गार के सीमित अवसर हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है मनुष्यों की जगह पर, तो इसीलिए मनुष्य क्या होता है, मनुष्य कितना भी कर ले मशीनों के मुकाबला तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए क्या है कि मशीनरी का जिस प्रकार से उपयोग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, जिसके लिए किसी के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो किसी के लिए वो बुरी होती है, किसी को बना देती है तो किसी को बिगाड़ देती है। बड़ी बड़ी तकनीकों ने मनुष्यों के रोजगार को छीना है, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों ने मनुष्यों की जगह ली है और उनसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है और मनुष्यों के रोजगार को छीना है। तो होता क्या है कि रोजगार के सीमित अवसर होते हैं, मिलते भी हैं तो क्या होते हैं, अनियमित श्रमिक अधिक होते हैं, मतलब आपको परमानेंट नहीं करते हैं, जब काम है तो आपको बुला लिया, काम नहीं है तो आपको भेज दिया। कुछ फिक्स होते हैं जो कि वहाँ पर परमानेंट काम करते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। जब कंपनी में काम बढ़ता है, फैक्ट्री में या कंपनी में काम जब बढ़ता है तो उनको बुला लेते हैं, पेमेंट देते हैं, काम करवाते हैं, फिर भेज देते हैं। तो अनियमित जो श्रमिक हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं शहरों में। कोविड के बाद से तो ये और ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद इतनी लॉस हुई हैं सबको, तो इससे क्या हुआ कि लोग परमानेंट श्रमिक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़ती हैं। अब तो वो भी नहीं दे रहे हैं, परमानेंट होने के बाद भी उन्हें कोई रियायत नहीं मिल रही है। लेकिन अब चूंकि अगर वो अनियमित हो जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत मिलती थी वो भी उन्हें नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें ख़त्म। तो एक तो इसकी अधिकता है जिस वजह से क्या है, गरीबी है। अब इनको काम जब आया, दिए नहीं दिए, भगा दिए, अब ये और कुछ कर नहीं सकते, वो उसी को करें, उसी के लिए ट्रेंड है, और कुछ ये कर नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। औरतों को बड़ा इफेक्ट पड़ा है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से औरतों के जो रोजगार हैं वो बहुत ज़्यादा गए हैं, ठीक है, पुरुषों के अपेक्षाकृत औरतों के रोजगार बहुत ज़्यादा छीने हैं। और औरतों के ऊपर पारिवारिक जो दायित्व है उसका जो भार है कोविड के बाद से और ज़्यादा पड़ा है, कि वो अपने बच्चों की स्कूलिंग भी कराएं घर, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो रही है तो घर में बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद क्या है, परिवार को और ज़्यादा संभाले, सबकी केयर करे, चाइल्ड केयर, स्कूलिंग, और उसके बाद फैमिली का केयर। इन सब में औरतें क्या हैं, दब गई हैं, उनके रोजगार छिन गए हैं। अब अगर वो जाती भी हैं तो उन्हें अनियमित श्रमिकों के अंतर्गत रखा जाता है। मध्य वर्ग की हम बात कर रहे हैं, निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं, हम उच्च वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, और इन सभी की वजह से क्या होता है, स्वनियोजित फेरी वालों की संख्या बढ़ रही है, यानी सड़क किनारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी संख्या बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सभी क्या है, ये सब रीजन है शहरों में गरीबी को लेकर के। अब हम आते हैं कि कारण क्या है गरीबी के बढ़ने की। अब आखिर ये सारे रीजन्स किस लिए हैं, क्या रीज़न है इन सभी चीज़ों के, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कारण क्या है। एक तो कारण ये है कि जनसंख्या में जो वृद्धि है, जनसंख्या में जिस प्रकार से हमारे यहाँ वृद्धि हो रही है वो क्या करती है, जो हमारे जीडीपी का ग्रोथ है उसको निष्प्रभावी कर देती हैं, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि जीडीपी के ग्रोथ को निष्प्रभावी कर देती है। कैसे कर देती है ये मैं आपको अगर बताऊं तो होता क्या है कि जैसे हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, जब एक सेकेंड, पर कैपिटा इनकम को कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इसको क्लियर कर दूं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं कमेंट करके बताइए। खैर अगर नहीं बताए तो भी ठीक है, बताएं तो भी ठीक है। पीसीआई कम, पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। यहाँ बता रहा है कि जनसंख्या वृद्धि जीडीपी में वृद्धि को निष्प्रभावी कर देती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम पीसीआई निकालते हैं तो पीसीआई इज इक्वल टू यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इज इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन,
ठीक है। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, उस देश की राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। ठीक है। अब जैसे क्या ये लाइन कह रहा है कि जीडीपी में जो ग्रोथ होता है उसको जनसंख्या की वृद्धि क्या कर देती है, निष्प्रभावी कर देती है। कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि जीडीपी जो है, किसी देश की जीडीपी या नेशनल इनकम जो है वो क्या है, मान लीजिए वो है 10,000 और जनसंख्या कितनी है 10। तो जब किसी देश की पॉपुलेशन 10 है और नेशनल इनकम क्या है 10,000 है, तो जब आप इससे भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम कितना आएगा, 1,000 रुपये पर व्यक्ति, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। ये लेकिन अगर हम देखें कि इसको देखने के बाद नेक्स्ट अगर हम समझें, नेशनल इनकम तो 10,000 ही है। ठीक है, नेशनल इनकम तो 10,000 ही है, लेकिन जनसंख्या क्या हो गई, 100 हो गई। पॉपुलेशन क्या हो गई, 100 हो गई, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई है। मतलब ग्रोथ इतना ही है, राष्ट्रीय आय इतनी ही है, जनसंख्या क्या हो गई, वृद्धि कर गई, 100 हो गई। अब अगर आप काटेंगे तो अब आ जाएगा 100 रुपये प्रति व्यक्ति। अब जो राष्ट्रीय आय आएगा वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति का आएगा। तो अब आपने इसको समझा। अब जहाँ राष्ट्रीय आय 10,000 था और जनसंख्या कम थी, तो वहाँ पर 1,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया, यानी कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा चल रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो जो उनके पास इनकम आ रही है, जैसे हम कहते हैं ना परिवार में, जो मैंने आपको बताया सामूहिक परिवार का कॉन्सेप्ट, अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं और आपके परिवार में 8 लोग हैं, तो उन 8 की ज़रूरतों को आप सही से फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, कम पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप 8 ना होकर के 2 होते तो आप ये बहुत अच्छे से कर ले जाते। इसी प्रकार से आपके पास 10,000 है आपके देश में और लोग हैं 10, तो आप 1,000 रुपये सबको दे के आप आय भी क्या करते हैं कि 1,000 दे के उनके जीवन स्तर को आप सुधार सकते हैं, वो अच्छे से जीवन अपना जी सकते हैं। लेकिन अगर यही 100 जब हो जाते हैं, तब आप एक लोग को 100 रुपया देंगे, और 100 रुपये में किसी की भी जीवन स्तर सही नहीं चल सकती, आप सभी जानते हैं। भारत में नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो आबादी हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमारी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास की आबादी हो चुकी है। अगर देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हो सकता है पहली भी हो जाए अगर सही से जनगणना हो जाए तो इतनी बड़ी आबादी क्या करती है, हमारा जो ग्रोथ है आज के डेट में, अगर हम अपने देश का पर कैपिटा इनकम देखें तो 2 से 2.5 लाख का पर कैपिटा इनकम है पर व्यक्ति। ठीक है, प्रति व्यक्ति 2 से 2.5 लाख रुपए है पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर ये जनसंख्या हमारी 1.5 अरब की ना होकर के मान लीजिए 50 करोड़ की ही होती, तो हमारा पर कैपिटा इनकम कहीं ज़्यादा होता। यूएसए जैसे देश, यूरोप जैसी कंट्रियां अगर आज के डेट में विकसित है, तो उसका रीज़न ये भी है कि एक तो उनके यहाँ संसाधन भी ज़्यादा हैं, प्लस उनका जीडीपी भी ज़्यादा है, और उनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से वहाँ के लोगों का जीवन स्तर हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका एक रीज़न हमारी पॉपुलेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं, चिरकालिक बेरोजगारी। चूँकि हमने देखा कि जब हमने 200 साल की क्या सही है, गुलामी सही है, और आज़ाद हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, 75वां वर्ष चल रहा है। तो जो हमारी बेरोजगारी की स्तर है, जब हम गुलाम थे तो तब भी हम क्या थे, बेरोजगार थे, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो चिरकालिक बेरोजगारी देखी जाती है हमारे देश में। कहीं ना कहीं गरीबी का एक कारण ये भी है, मनोबल की कमी है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें। प्रच्छन्न और शिक्षित बेरोजगारी मैंने आपको बताया। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने आपको बताया, शिक्षित बेरोजगारी ये होती है, ये शहरों में ज़्यादा पाई जाती है कि जब व्यक्ति शिक्षित हो, कौशल विकास उसके अंदर हो, कुशल हो, शिक्षित हो, सब चीज़ हो, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी क्या है, गरीबी का कारण बने हुए हैं। फिर उद्यमशीलता का अभाव। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर कौशल की कमी होती है, उद्यमशीलता का अभाव होता है। तो इससे क्या होता है कि उनको काम में लगाया भी तो नहीं जा सकता अगर उनके पास उस चीज़ का कौशल ही नहीं है तो। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, समाज में बेरोजगारी और गरीबी दोनों बढ़ती हैं, इन दोनों की वजह से। ठीक है, फिर स्वरोजगार के प्रति हतोत्साहित। अब ये होता है कि जितना डेस्परेट होते हैं सब लोग किसके पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे, उतने डेस्परेट इसके पीछे नहीं होते कि वो खुद से भी कुछ करें।
ठीक है। आज के डेट में उत्तर भारत स्पेशली यूपी और बिहार के जो युवा हैं जितना डेस्परेट हैं IAS बनने के लिए, सरकारी नौकरी कोई भी मिले, चपरासी ही क्यों न बने सरकारी नौकरी में, जितना डेस्परेट उस चीज़ को लेकर के हैं उतना डेस्परेट इसको लेकर के नहीं है कि हम कुछ स्वयं से कुछ करें, कोई नया स्टार्टअप करे, कोई कुछ नया करे, कुछ अलग करें। वो नहीं करते, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट रहेगा। कुछ नहीं, कुछ नया स्किल डेवलप करिए, कुछ तो करिए। पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया है, देख सकते हैं आप वहाँ जा कर के कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें करना तो। एक तो ये हो गया। फिर आय का असमान वितरण। आय के असमान वितरण होते यही है, जैसे हमने कहा कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, 2 से 2.5 लाख का पर कैपिटा इनकम इंडिया का आज भी है। लेकिन क्या ये 2 से 2.5 लाख रुपए पूरे देशवासियों को समान रूप से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आय का असमान वितरण है, धन का संकेंद्रण किसी एक वर्ग के पास ज़्यादा है। हम अगर देखें तो हमारे देश के 6 से 7 परिवार ऐसे हैं जिनके वजह से हमारे देश की आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था चलती है। अंबानी, अडानी, इन सबको अगर आप देखें तो इनका नेटवर्थ इतना है कि इनके वजह से हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है वो इनकी देन है, इनकी वजह से चलती है। पूरी अर्थव्यवस्था इनकी वजह से चलती है अगर देखा जाए तो। और वहीं आप निम्न वर्गों को देखिए, मध्य वर्गों को देखिए, उनकी जीवन प्रणाली को देखिए, उनके जीवन स्तर को देखिए, तो आय का जो वितरण है उसमें बहुत गैप है। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। ये जो असमानता है, ये जो गैप है, ये कम होने की जगह पर और बढ़ता चला आ रहा है। तो एक ये रीज़न भी है हमारे यहाँ पर गरीबी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब परिणाम क्या हो सकते हैं इसके? अब इस गरीबी के परिणाम क्या हैं? इस गरीबी के परिणाम यह है कि अगर सभी लोग अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो जो ग्रोथ है इकॉनमी में वो निम्न ही रहेगा। ठीक है, हम अगर अपने मानव संसाधन का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे GDP का ग्रोथ जितना हो सकता है उतना नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बेरोजगारी में बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास इतना प्लॉट है और आपके किसी अदर व्यक्ति के पास भी इतना ही प्लॉट है और आपने भी धान की खेती की है, इसने भी धान की खेती की है, लेकिन जब उपज आती है तो आपके पास जो धान का अमाउंट है वो इतना है और इसके पास है इतना, तो आप कहेंगे यार इसके पास ज़्यादा कैसे हो गया, जबकि संसाधन तो दोनों के पास बराबर है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि आप अभी भी पुरानी तकनीकों पर चल रहे हैं, पुरानी टेक्निक से खेती कर रहे हैं और ये क्या हो गया है, मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न हो गया है यानी कि ये आधुनिक तकनीकों का यूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये अपने उसी संसाधन का बेहतर यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। हमारे यहाँ देश के स्तर पर भी अगर हम देखें तो होता क्या है कि हमारा देश किसी प्रकार से कम नहीं है। हमारे यहाँ संसाधन भरे पड़े हैं, हमारे यहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, उसमें यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कार्यशील आबादी बड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, इनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो जितना ग्रोथ हो सकता है उतना नहीं हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था और तेज़ी से ग्रो करे अगर सभी लोग मिल करके इसमें अपना योगदान दे दो। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। देश को आगे बढ़ाना है तो हर एक व्यक्ति को साथ चलना होगा। फिर परिणाम निकलता है कि भूखमरी और कुपोषण में वृद्धि होती है। अगर गरीबी का स्तर उच्च होता रहेगा तो अभी आपने देखा होगा भूखमरी में भारत बहुत बढ़ रहा है, टॉप कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत की गिरी स्थिति है भुखमरी के मामले में। ठीक है, भुखमरी का जो इंडेक्स आया है उसमें भारत का जो इंडेक्स है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे गिरा हुआ है, यानी कि भुखमरी का लेवल भारत में बहुत ज़्यादा है। क्या रीज़न है? इकोनॉमी तो बड़े अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो भुखमरी क्यों है? क्योंकि रोजगार विहीन समृद्धि हमारे देश में हो रही है। रोजगार विहीन समृद्धि का कॉन्सेप्ट आप जरूर समझिए। मैंने आपको उसमें पढ़ाया है, दोनों ही क्लासेस में, बेरोजगारी के दोनों ही सेक्शन में आपको समझाया है रोजगार विहीन समृद्धि क्या होती है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप उसके ऊपर एक आंसर राइटिंग 150 से 200 वर्ड का कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हमेशा हर चीज़ आपको लाइन टू लाइन नहीं बताई जा सकती है। कॉन्सेप्ट समझिए, सब चीज़ कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से देखा जाए तो गरीबी, बेरोजगारी ये देन है कि हमारे यहाँ भुखमरी बढ़ रही है, कुपोषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों को सही से पोषण नहीं मिल पा रहा। जब बच्चे बड़े ही सही से नहीं हो रहे हैं तो आगे चल के वो करेंगे कैसे बेहतर? तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। असमानता में वृद्धि आ रही है, भेदभाव जैसी चीज़ें आ रही हैं, सामाजिक असमानता बढ़ रही है।
अगर आप देखें, एक वर्ग है बहुत अमीर है, एक वर्ग है बहुत गरीब है, तो ये असमानता को ही तो रिप्रेजेंट करती हैं। समाज में भी तो असमानता ही बढ़ेंगी इस वजह से। फिर देखिए, बाल श्रम में वृद्धि होगी। अगर लोग गरीबी के स्तर से जूझेंगे तो छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चों को भी ढाबे पे लगा देंगे काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए लगा दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पे लगा दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये गरीबी का ही तो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसका ही तो दुष्परिणाम दिख रहा है हमें कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं चौराहे चौराहे। आज के डेट में ऐसा कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पर आपको भीख मांगते बच्चे न दिखें। माँ बाप को भी लगता है बच्चों को देख के लोग ज़्यादा दया खाएंगे, वो बैठे हैं बच्चों को लगा दिए काम पे। जबकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं, भीख मांग के हज़ारों रुपया महीना कमाते हो, 4-5 रुपया 100-200 रुपया देकर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, मानसिकता वो बन चुकी है। सदियों की जो मानसिकता है हमारे देश में, वो लोगों के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि गरीबी कम ना होने का एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से उबरना ही नहीं चाहते हैं। उनको गरीब रहने में ही मज़ा है, क्योंकि उनको बिना काम के भीख मांग के कमाने की आदत हो चुकी है। मेहनत करके भी वो उससे कम कमाएंगे, बिना मेहनत किए वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो सौदा किस चीज़ का है? सौदा बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ही तो है। सेल्फ रिस्पेक्ट गिराया, किसी के सामने हाथ फैलाया, मिल रहा है। तो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, वो गरीब रहना चाहते हैं। बड़े से बड़े भिखारियों की पूरी एक संस्था चलती है, ग्रुप चलता, अमीर से अमीर भिखारी हैं हमारे यहाँ पर, जिनका भीख मांगना पैशन हो गया है, रोजगार हो गया है, ये सारी चीज़ें। फिर बाल श्रम बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। अपराध बढ़ते हैं। अब चूँकि जब बच्चों का सही से डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका सही से पालन पोषण नहीं होगा, वो बड़े होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देंगे, चोरी डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, यही सब करेंगे, गुंडे बनेंगे, मवाली बनेंगे। आत्महत्या में वृद्धि। अब गरीबी रहेगी। किसान ज़्यादातर देखिए आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इतने कर्ज हो जाते हैं, वो चुका नहीं पाते, लाभ उन्हें मिलता नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं होता। किसान न भी हो, कोई भी निम्न वर्गीय परिवार होगा, अगर उसके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करने के संसाधन नहीं होंगे, अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखिए, अपनी बीवी, अपने माँ बाप को मरते देखिए, तो वो इंसान क्या करेगा? आखिर में जा करके उसके पास यही रास्ता निकलता है, इन सबसे छुटकारा पा ले, मर जाए, फांसी लगा ले। फिर संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है। अब जैसे देखिए 40 वैकेंसी आती है, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो क्या है ये? एक सीट के लिए हज़ारों लोग मरे पड़े हैं। खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो हर चीज़ करिए, नौकरी भी लेना है, हम सभी को लेना है, सब चीज़ करना है, ब्यूरोक्रेट्स भी संभालने हैं, देश भी संभालना है, हम ही लोग को संभालना है। लेकिन उसके साथ साथ आप इस देश में भी तो अपना कुछ योगदान रखिए। सिर्फ लीजिए मत, कुछ दीजिए भी। सिर्फ लेना मत जानिए, देना भी जानिए। जब देना जान जाएंगे तो मिलने भी अपने आप लगेगा। समावेशी विकास में बाधा। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल है, वो भी क्या है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझा कि एक एक चीज़ें हमने आपको बताई कि गरीबी होता क्या है। अभी और भी चीज़ बाकी है, अभी आप लोग क्लास छोड़ के मत जाइए, अभी थोड़ा सा और बाकी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया। आपको मैंने गरीबी होता क्या है ये बताया, टाइप बताए, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी लाइन के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हमने आपसे ग्रामीण गरीबी के ऊपर चर्चा की, शहरी गरीबी के ऊपर चर्चा किया, गरीबी के रीज़न क्या है वो मैंने बताया आपको, और उस रीज़न का परिणाम क्या निकलता है, गरीबी का परिणाम क्या होता है हमारे समाज में, वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, गरीबी को दूर करने के, कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं। आपने पंचवर्षीय योजनाओं को देखा होगा, तो उनमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ऐसी पूरी योजनाएं निकली थी कि बस उसी टाइम सब कुछ करके रख देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हुआ। तो आखिर रीज़न क्या है और किस प्रकार से उसको कुछ सही किया जा सके, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक दूसरा पार्ट, ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगा उसके आधे 1 घंटे बाद एक दूसरा क्लास हमारा स्टार्ट होगा इसी से रिलेटेड, जिसमें गरीबी को नापने हेतु, यानी गरीबी के मापन से संबंधित जो समितियां बनी हैं, सरकार ने जो समितियां बनाई हैं, जैसे लकड़वाला समिति हो गया, सी रंगराजन समिति हो गया, अरविंद पनगड़िया समिति हो गया,
और ये ऐसे कई सारी समितियां जो भी बनी हैं गरीबी के मापन से रिलेटेड, उन समितियों को और गरीबी से रिलेटेड जो कार्यक्रम जो योजनाएं सरकार ने चला रही हैं, और ये सारी चीज़ों को हम PDF के फॉर्म में आपसे डिस्कस किए हुए हैं। और उसके साथ ही साथ कुछ और चीज़, गरीबी का जो मूल्यांकन है, भारत में गरीबी का परिदृश्य क्या है, स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया है, आपको एक PDF के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। वो इसलिए ज़रूरी है PDF के फॉर्म में देना ताकि वो आपके पास, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। आधे घंटे का लेक्चर रहेगा, इसी के 1 घंटे आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे से उसका प्रीमायर लगेगा और 8 बजे इस क्लास का लगता है, आप जानते ही हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको PDF के रूप में देना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से अपने पास रख भी सकें अगर आप चाहें तो। और क्योंकि वो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही बताना है, उसमें कोई हेर फेर, कोई कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो जैसी ही हैं उनको वैसे ही बताना है। तो उसके लिए PDF बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है। चूँकि डिजिटल बोर्ड का सेटअप अगर होता है यहाँ पर तो मैं आपको सारी चीज़ें वैसे ही बता देती हूँ, लेकिन अब चूँकि हम लोग वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो हम कुछ चीज़ों को आपको उस तरीके से भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आप ही की सहूलियत के लिए है, यहाँ हम अपना आराम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हमें इससे ज़्यादा मेहनत लगता है, PDF बनाना, क्लासेस लेना, उसमें इससे ज़्यादा मेहनत लगता है। हमारे लिए ये ज़्यादा इजी है, लेकिन फिर भी वो सबके सहूलियत के हिसाब से हम काम करते हैं अपना। तो अब चूँकि बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा इसमें वो क्या रहेगा कि गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला उपाय तो यही आता है कि सबसे पहले तो क्या करिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखिए, ठीक है। उपायों की अगर हम बात करें, गरीबी दूर करने के उपायों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप क्या करिए, जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करिए। जनसंख्या वृद्धि में कमी लाइए। देखिए एरो, जब मैं ऐसे एरो बनाऊं तो समझिए कि मैं वृद्धि की बात कर रही हूं, और जब मैं ऐसे एरो बनाऊं तो समझिए कि मैं कमी की बात कर रही हूं। तो जनसंख्या वृद्धि दर में क्या लाइए, पहले तो कमी लाइए, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी तो हमारा जो GDP है उसकी ग्रोथ भी कुछ मायने रखेगी। और GDP में क्या करिए, तीव्र वृद्धि करवाइए। GDP में तीव्र वृद्धि कराइए, जनसंख्या में कमी लाइए, GDP में वृद्धि कराइए ताकि लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़े, ये सारी चीज़ें। फिर रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करिए, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करें, ठीक है। रोजगार के अवसरों का सृजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार डेवलप करिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद बचत व पूंजी निर्माण की दर बढ़ाइए। बचत व पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करिए। ये कैसे होगा, अगर आप अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो हमारे देश की संसाधन है उसका सही से उपयोग कर पाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारी सेविंग भी बचेगी। सेविंग बचेगी तो इससे क्या रहेगा कि हमारा कैपिटल इमर्ज होगा, कैपिटल बन करके आएगा, क्योंकि जो सेविंग होती है वही हमारी कैपिटल होती है। उसको हम इन्वेस्ट कर पाएंगे और फिर अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाएंगे। फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो हमारे यहाँ पर नई नई बड़ी बड़ी तकनीकों, नई नई कंपनियों का निर्माण होगा, स्थापित होंगे वो सारे, तो फिर और रोजगार बनेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये समाज की जो स्थिति है उसको सही करने में कारगर होगा। उसके बाद आता है कि न्यूनतम मजदूरी तय करिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेकर के आइए। यानी कि मजदूरी, जो श्रमिकों के मजदूरी का जो शोषण होता है ना, श्रमिकों के वेतन का जो शोषण होता है उसको कम कराइए, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं, अगर उनके मेहनत के अकॉर्डिंग काम न मिले। श्रमिक कानून जो है उनका सही से पालन करवाइए, उनको उसमें सुधार लाइए, उनका ठीक ढंग से क्रियान्वयन कराइए,
उनकी मजदूरी को लेकर के सही व्यवस्था करवाइए ताकि वो उनका भी समुचित विकास हो सके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है कि आय का जो असमान वितरण है उसमें सुधार कराइए। फिर कर प्रणाली में सुधार कराइए। टैक्सेशन जो है, कर प्रणाली में सुधार कराइए। आय का समान वितरण सुनिश्चित करिए। आय का समान वितरण सुनिश्चित करिए। यानी आय की जो असमानता है, आय का जो असमान वितरण है, अमीर गरीब की जो खाई है उसको कम कराइए। टैक्स की प्रणाली को सुधार लाइए। टैक्स की जो चोरी होती है वो ना हो, ताकि सही से सरकार के पास भी टैक्स पहुंच सके, क्योंकि सरकार की जो संपत्ति होती है वो टैक्स के माध्यम से ही आती है। और सरकार की संपत्ति अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि समाज में कल्याणकारी चीज़ें भी होंगी। उसके साथ ही साथ गरीबी से रिलेटेड कार्यक्रम और योजनाओं का सही से क्या कराइए, क्रियान्वयन कराइए। और गरीबी उन्मूलन को लेकर के गरीबी उन्मूलन को लेकर के क्या चलाइए, कार्यक्रम चलाइए। ठीक है, और ये सारे कार्यक्रम जितने भी सरकार चला रही है उसकी मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किए, तो उसको मिस मत करिएगा। ओके, उसके बाद पीडीएस प्रभावपूर्ण, पीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्रभावशाली बनाइए, प्रभावपूर्ण बनाइए। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि क्या है ये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको क्या करिए, प्रभावपूर्ण बनाइए। जो भी आप पीडीएस के माध्यम से जिन भी चीज़ों का वितरण करा रहे हैं वो सभी के पास सही से पहुंच सके, जिनको आवश्यकता है उनको मिल सके, इन सभी चीज़ों का क्या करिए, सुनिश्चित करिए। ठीक है, उसके बाद उत्पादन में तकनीकी परिवर्तन लाइए। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर रोजगार इमर्ज करिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, ताकि गरीबी का जो स्तर है वो कम हो समाज में। इन सभी चीज़ों, सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करिए। और जो चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पार्ट बी में बताई हुई हैं, जो कि इसी क्लास के बाद 9:30 बजे से प्रीमायर स्टार्ट होगा, जिसका वो आप ज़रूर देखिए। और बेरोजगारी से रिलेटेड क्लास आपने देखा, गरीबी से रिलेटेड क्लास यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो ये भी बताइएगा। आई होप आप इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए प्री मेंस उनको कर ले जाएंगे। हालांकि मैं आप लोगों को जब इकोनॉमी पूरा पढ़ा लूँगी तो एनसीईआरटी जो है हमारा इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एनसीईआरटी है 9 to 12 का, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, उन चैप्टर का मैं जब पूरा सिलेबस कवर कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे से उन चैप्टर का पूरा एक सार दूंगी। सारी चीज़ों का तो मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं एक एक लाइन एक एक चैप्टर पढ़ाऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं ज़्यादा, जो कि आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, प्री के लिए हो चाहे ना हो, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, मोस्टली मेरा फोकस ये रहेगा, तो उसको मैं डिस्कस ज़रूर कराऊंगी। इकोनॉमी का हर एक तरीके से मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कराते के बाद ही जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी किसका, वो मैं आपको तब बताऊंगी, अभी नहीं। अभी आप इकोनॉमी को देखिए। तो सारी चीज़ें आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। मैं क्रम से आपको पढ़ा रही हूँ, एक क्रम से ही चलेगा, क्रम कहीं पर भी भंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे बिना क्रम के काम करने की आदत भी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।